अंकित जी तिवारी को आमंत्रण देता हूँ कि वो मंच पर आवे और अपने विचार रखें ताकि हम सब उससे लाभान्वित हो सकें। स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे को आप लोगों ने ये मंच दिया, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। और मैं आज जिस सब्जेक्ट पे बोलने वाला हूँ इसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो मैं सर की जो क्यूरियोसिटी है गैस से संबंधित उस पर कुछ बातें बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर हमारे जो मेन पॉइंट है हम उस पर आएंगे। बिल्कुल जो हम पहले फ्रीऑन का यूज करते थे वो ओजोन को डैमेज करती थी वो गैस। वो गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया है 2020 के बाद से। नए जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें वो गैस आना बंद हो गई है। उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी गैस आई है जो इको फ्रेंडली है। लेकिन अभी भी सिस्टम में जो ओल्ड मशीनें हैं और कुछ जो कमर्शियल मशीनें हैं वहां भी अभी भी फ्रीऑन का यूज हो रहा है। तो 2030-35 के बाद से तक ये रहेगा। उसके बाद से ये पूरी तरीके से इसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। उसको टाइम लगेगा क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा सेक्टर है कि एकदम से कोई भी चीज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और गैसेस भी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हर मतलब रेफ्रिजरेशन में बहुत सारी मशीनें आती हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। तो सबके लिए वो चीज मैच करना वो भी पॉसिबल नहीं होती है। फिर उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह वो अवेलेबल हो जाए इजिली, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो फेज बाय फेज ये 2011 से स्टार्ट हुआ था। जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनर हैं आपके, उसमें हर 2 साल में 20% गैस हर नई कंपनी जो नया एसी मार्केट में लॉन्च करने वाली है उसको कम करना था। धीरे धीरे करके 2020 तक का ये लक्ष्य था। अब जो नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं 832 करके गैस आ रही हैं, 404, 4010 इस टाइप गैस आ रही हैं जो इको फ्रेंडली हैं, जो ओजोन को डैमेज नहीं करेगी। इसके बाद भी एयर कंडीशनर के नुकसान तो बहुत सारे हैं। ये मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि उसे ये यूज करना चाहिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। क्योंकि देखिए, आप भले वो गैस आपके एनवायरमेंट को डैमेज, एनवायरमेंट में जाती है, उससे कोई लॉसेस होते हैं, वो तो सेकेंडरी चीज है। एक वो हीट जनरेट करता है जिससे जब हजारों लाखों एसी चलेंगे तो वो एक हीट जो जनरेट होती है उसके अंदर, हीट दो कारण से होती है। एक तो जो हमारे रूम में जो कूलिंग आई है वो वहां की हीट हमने बाहर ट्रांसफर कर दी है, एक तो वो हीट है। दूसरा उसके अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो चल रहे हैं उनके कारण जो उसमें हीट जनरेट हो रही है वो भी सारी एटमॉस्फेयर में जाती है। तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है। ये सारे नुकसान तो हैं ही, सबको अवॉइड करना चाहिए एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर आप जब भी आप उसको प्राथमिकता दें जब बहुत जरूरी हो। नहीं तो मैं तो मानता हूँ, मेरे घर में कोई एयर कंडीशनर नहीं है। मैं दूसरों को, मैंने खैर 7 साल से मैं डोमेस्टिक एयर कंडीशनर से तो बाहर हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी कभी नहीं बोलता हूँ कि आप एयर कंडीशनर का यूज करें। मैं गर्मी में इससे बेटर मैं मानता हूँ कि आप कूलर का यूज करें। क्योंकि एयर कंडीशनर में आप जो हवा लेते हैं वो भी बार बार वही हवा सर्कुलेट होती है। तो उसके अंदर जो फ्रेश एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उसके अंदर नहीं होता है, चाहे हम कितने भी फिल्टर लगा लें। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत लुभावने एडवर्टाइज बना के हमें बेवकूफ बनाती हैं और वो अपना बिजनेस करती हैं। और हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हम इसे अपना स्टेटस का सिंबल मानते हैं कि हम एयर कंडीशनर का यूज कर रहे हैं, हमारी तो एयर कंडीशनर के बिना हम रह ही नहीं सकते। जबकि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें जितना ज्यादा हो सके प्रकृति के साथ तालमेल बनाना चाहिए। हमारे शरीर को ऐसा बनाया गया है, हमारे देश का टेम्परेचर इस टाइप का है कि हम सारे टेम्परेचर को इजीली सहन कर सकते हैं। बहुत रेयर अवस्था में जैसे कोई यदि बीमार है या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत डस्ट उड़ रही है, तो आप एसी बस या एसी कार में ट्रेवल कर लें। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके, और खास तौर से आपके बेडरूम में तो आप एसी को अवॉइड करें, वही बेटर है आपके लिए। तो ये तो हो गया एसी से संबंधित। बाकी कभी अगर इसके ऊपर कोई डिटेल में अगर कोई हमारा इस टाइप का होता है जूम पे, तो मैं उसमें डिटेल में आपको और भी इसके तथ्य दूंगा। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं जिस पे हमें आज बात करनी है। जैसा मैंने बताया था कि मेरा तो खेती से कोई नाता नहीं है। मेरी 4-5 पीढ़ी उसने कभी खेती नहीं करी है। मेरे जितने पूर्वज थे वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, तो मुझे तो खेती के बारे में कुछ बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। हाँ, मेरा बचपन जरूर ऐसे शहर में गुजरा है जहाँ आसपास जंगल था और खेत थे। मैं इटारसी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ मेरा जाना आना रहा है बचपन से खेतों में और जंगल में। और मेरे नाना जी की भी खेती रही है, तो जब वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेत पे जाते थे तो वो मुझे साथ में लेके जाया करते थे। तो उस समय से एक प्रकृति के प्रति एक लगाव तो था ही मन में।
जो सुकून मिलता था जंगलों में जाने के बाद, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं, जब हम वहाँ लौटते हैं तो जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, वो जो अभी हमने कृत्रिम रूप से डेवलप कर लिया है शहरों में, वो कभी नहीं मिल सकता। वैसा वैसा सुकून आपको जो जंगल में जाने के बाद मिलता है, वो नेचुरल और जो नेचर के पास रहने का जो अनुभव है, वो आप कभी भी शहर में वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो उसका एक अलग ही मजा है। अब ये तो हो गया कि प्रकृति से जुड़ाव की बातें। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस वेल सेटल है। मैं ठीक ठाक इनकम भी कर लेता हूँ, उसमें मेरा परिवार ठीक से चल सकता है। फिर मैं क्यों जाऊं खेती में? क्योंकि खेती में तो आज तमाम तरह की समस्याएं हैं और मुझे मालूम है कि खेती में जाना मतलब खुद भी सुसाइड करना। तो मेरे दिमाग में ऐसे क्या क्वेश्चन चल रहे थे कि जो मैंने इस सेक्टर को चुना। इसके कई कारण हैं। पहला तो, जब मैंने फ्री टाइम मिला तो मैंने स्टडी करी, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि आज हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें सब में जहर हम खा रहे हैं। तो ये बड़ा एक मेरी चिंता का विषय हो गया कि जिसे मैं पौष्टिक आहार समझता था, वो एक्चुअल में आहार के साथ साथ उसमें जहर भी है। फिर मैंने कहा इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने रिसर्च चालू करी। तो मालूम पड़ा, कुछ किसानों से बात करी, क्योंकि मेरा जो मेरा बिजनेस है उसमें मेरे पास किसान भी आते हैं। मेरे डेयरी इंडस्ट्री रिलेटेड मेरी कुछ मशीनें हैं, तो मेरा खेतों में जाना होता है, गाँव में जाना होता है। तो किसानों से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि खेती तो बहुत घाटे का सौदा है, इसको करके आप क्या करोगे? तो मेरे मन में कुछ संशय रहा, कुछ कंफ्यूजन रहे, कुछ क्यूरियोसिटी रही, तो मैंने अपनी खोज जारी रखी। धीरे 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 करके तो मुझे तथ्य ऐसे मिले जिन्होंने मुझे और ज्यादा इसको खोजने के प्रति प्रोत्साहित किया। मैंने कुछ अपने इतिहास खंगाले। मैंने देखा कि क्या हजारों सालों से हमारे पास यही पद्धति थी जो आज है? पहले तो हम बहुत समृद्ध थे। हम कृषि प्रधान देश आज से नहीं, हजारों सालों से हैं। और मेरे को जो रिकॉर्ड्स मिले उसमें मालूम पड़ा कि हम दुनिया का 30 से 35% एक्सपोर्ट करते थे। तो पहले जो एक्सपोर्ट होता था वो ज्यादातर कृषि संबंधी खाद्य पदार्थ होगा या उससे उत्पन्न जो भी वस्त्र हो गए, कपास हो गया, सूत हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीजें कृषि से उत्पन्न होती थी, उसका एक्सपोर्ट होता था। और हमारे किसान उस समय तो बड़े संपन्न थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हमारे किसानों को दुनिया भर की सहायता देने के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय की दयनीय बनी हुई है। हम ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है, एमएसपी ठीक नहीं है, मार्केट में भाव नहीं मिलता है, टमाटर फेंक के आने पड़ रहा है, हमें धान को रोड पे फेंकना पड़ रहा है। तो क्या ऐसी गड़बड़ी हुई है? क्या कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण रहा होगा जो उसका ये दुष्परिणाम हमको को देखने को मिल रहा है। तो उसको मैंने जानने के लिए उत्सुकता जो मेरे अंदर रही, तो मेरे को कुछ चीजें मैंने देखी। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये मेरे विचार हैं। जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से समझते हैं, लेकिन मैं अपने विचार आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अगर इसमें कोई चीज आपको ऐसी लगे जो थोड़ी सी हर्ष हो, आपको ठेस पहुंचाए, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे माफ करें। लेकिन मुझे जो लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वजों ने जो कृषि पद्धति अपनाई थी हजारों सालों से, उस पद्धति को जब से हमने छोड़ा है, जब से ये मुसीबत हमारे गले बंधी है, हमने अपनी पद्धति में दिन पे दिन हम उसको छोड़ते गए। और जो हमें बड़े लुभावने तरीके से जो यूरोप की कंपनियों ने हमें कन्वर्ट किया, उन्होंने हमें यूरिया दिया, उन्होंने हमें डीएपी दिया, उन्होंने हमें रासायनिक कीटनाशक दिए, उसके रिजल्ट भी दिखाए। तो हमें ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं कि जो हमारे पूर्वज थे, ये उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाते थे। देखो आज हम इसका उपयोग करके कितना अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। लेकिन उसके रिजल्ट कुछ समय तो हमें अच्छे मिले, बाद में ये हमारे लिए मुसीबत बनने लगे। और आज उसका ही दुष्परिणाम है कि हमारे किसान परेशान हैं। क्योंकि जब भी हम किसी रासायनिक खाद का उपयोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर वो रिजल्ट जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, और फिर उस पे जो उत्पादन होता है वो गिरने लगता है। और आज यही हो रहा है। हम बीज पे, खाद पे और कीटनाशकों पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि जो हमारी उपज होती है, उस उपज का एक बहुत बड़ा परसेंटेज हम इनको लेने में ही खर्च कर देते हैं। इसलिए हमारे किसान के पास बाद में यदि फसल खराब हो जाती है तो कर्जा लेने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। वो सुसाइड करता है, वो परेशान रहता है। ये सारी समस्याएं ये जो हमने अपनी पद्धति को छोड़ा है उसके कारण ही क्रिएट हुई हैं। अगर आज हम फिर से उस पद्धति पे आ जाए
तो शायद हम जिस स्थिति में हमारे किसान भाई हैं, उस स्थिति से उभर सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे किसानों को जानता हूँ जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी जिज्ञासा के कारण मैं एक जो अपने एमपी के सागर के रहने वाले किसान हैं, मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि थ्योरिकल और यूट्यूब पे वीडियो देख के तो मैंने बहुत सारी चीजें देख चुका था, लेकिन मुझे लगा कि प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए कि वाकई में ये धरातल पे चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, कि केवल ये कोरी बातें हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे मिल रहे थे कि भैया कुछ नहीं होता है, हम तो हजारों 30-30 साल से खेती कर रहे हैं, सब फालतू की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं तो डाउट था मुझे कि ये सही है या वो सही है। तो जब मैं गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो किसान है, ये 30-32 साल का एक युवा किसान है, जिसने सन 2011 में कृषि चालू करी। इनका नाम है आकाश चौरसिया, ये सागर के रहने वाले हैं। और जब इन्होंने कृषि की शुरुआत करी तो केवल 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया से इन्होंने कृषि की शुरुआत करी। और इन्होंने उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए। इसके फलस्वरूप इन्हें काफी सारे अवार्ड मिले। कुछ अवार्ड्स के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। एक तो इन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अवार्ड दिया गया, फिर पतंजलि के द्वारा दिया गया कृषि गौरव अवार्ड, फिर महिंद्रा ग्रुप के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया, बेस्ट फार्मर का इन्हें अवार्ड मिला है, जिंदल ग्रुप की तरफ से इन्हें अवार्ड दिया गया। ऐसे तमाम अवार्ड दिए गए जो इन्होंने कृषि के लिए जो कार्य किए उससे संबंधित। और उस अवार्ड के साथ साथ इन्हें सहयोग राशि भी दी गई। वो सहयोग राशि तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की सहयोग राशि दी गई, जो इन्होंने काम की कृषि से संबंधित। तो मेरे को और दिलचस्पी बढ़ी कि मैंने कहा वाकई इस व्यक्ति ने तो करके दिखाया कि ऐसा पॉसिबल है। अब इन्होंने जो टेक्निक्स अपनाई जो किसानों की जिंदगी बदल सकती हैं, वो वाकई में वो टेक्निक्स तो हमारे पूर्वजों की हैं, लेकिन इन्होंने उसको फिर से इम्प्लीमेंट किया और उसमें कुछ चीजें नई ऐड करी, जिससे किसानों के खर्चे कम हो गए, किसानों की आय बढ़ गई। वो क्या टेक्निक्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहली चीज तो आकाश जी का कहना है कि हम 4 चीजों पे काम करते हैं। पहला, सबसे पहला देसी गाय। अगर कोई किसान है तो उसके पास एक देसी गाय होना बहुत जरूरी है। और एक देसी गाय से हम 25 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। देसी गाय से हमें क्या क्या मिलता है? देसी गाय से हम जैविक खाद बना सकते हैं, देसी गाय से हम जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, और देसी गाय से हमें जो दूध मिलता है उससे जो छाछ बनाते हैं उससे भी हम कीटनाशक बना के कुछ कीटों का नाश कर सकते हैं। अभी हमारे किसान भाई क्या करते हैं? खाद में, बीज में और आपके रासायनिक दवाइयों में जो पैसा खर्च करते हैं, वो उन्हें हर साल खर्च करना होता है। लेकिन अगर हम वो पैसा एक बार खर्च करें एक गाय के ऊपर, तो पहला तो वो एक इन्वेस्टमेंट 10 साल चलेगा और वो गाय के आगे बछड़े भी होंगे, तो उससे भी हमें इनकम होगी। और ये साल भर हमें दूध भी दे रही है। साथ में जो इसका गोबर है, गौमूत्र है, इससे हम खाद भी बना रहे हैं, इससे हम कीटनाशक भी बना रहे हैं। तो जो पैसा हम पहले दवाइयों की कंपनियों को या रासायनिक खाद की कंपनियों को दे के आते थे, वो पैसा हमें जब नहीं देना होगा तो वो हमारा शुद्ध प्रॉफिट होगा, वो हमारी इनकम को बढ़ाएगा। दूसरा, इन्होंने जोर दिया है देसी बीजों पे। आज हम हाइब्रिड बीज, ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं हाइब्रिड बीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हाइब्रिड बीज जो है उनका जो उत्पादन है वो बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन उसमें रोग भी तमाम तरह के लगते हैं, फिर हमें बहुत सारे कीटनाशक डालने पड़ते हैं और जिससे हमारे खर्चे भी बहुत बढ़ते हैं। तो इन हाइब्रिड बीजों के चक्कर में हमने अपने सारे देसी बीज नष्ट कर लिए हैं। देसी बीजों की क्या खासियत थी कि देसी बीज उस एटमॉस्फेयर के हिसाब का होता था, तो उसको बहुत कम रोग लगता था। उसको ऊपर से कोई ऐसी दवाइयां डालनी पड़ती थी, जो दवाइयां हम डालते थे वो भी हम जैविक तरीके से अगर हम बना के डालते हैं, तो जो उसमें कीट लगते हैं या उसमें जो रोग लगते हैं वो रोगों को हम नष्ट कर सकते हैं। तो इससे भी हमारे किसान भाइयों की काफी सारा जो पैसा है जो हम कीटनाशक कंपनियों को देते हैं, वो उसकी हम बचत कर सकते हैं, और वो किसान की आय में एक प्रकार से सहयोग करेगा। तीसरा, ये काम करते हैं आच्छादन के ऊपर। आच्छादन क्या होता है कि जो हमारी पुरानी फसल है उसके जो अवशेष होते हैं, ये उसको फेंकते नहीं है। जब हम नई फसल बोते हैं उसके बाद उसी जमीन पे इसको डाल दिया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। इससे एक तो जो हमारे जमीन की नमी है वो बरकरार रहती है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से जो पानी की कमी होती है वो पानी की कमी कम होती है, जिससे हमें खेतों में कम पानी देना होता है। पानी कम देने से ये है कि आपको पानी पे जो बिजली पे खर्चा करना पड़ रहा है या डीजल के थ्रू आप जो पानी दे रहे हैं वो आपकी बचत होती है। दूसरा, जब हम उसके ऊपर आच्छादन करते हैं तो जमीन में जो केचुए हैं जो उसमें पोरोसिटी का काम करते हैं, जब उस पर छांव हो जाती है तो
बराबर जमीन के ऊपर तक आते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो उससे हमारे जमीन में जो छिद्र होते हैं, उससे एक तो हमारी जमीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, दूसरा जब बारिश का पानी होता है तो हमारी जमीन उस पानी को पूरी तरीके से सोख पाती है, इससे हमारी जमीन का वाटर लेवल भी बढ़ जाता है। चौथा, ये लोग काम कर रहे हैं मल्चिंग के ऊपर। मल्चिंग क्या होता है, जो आपके फसल के अवशेष बचते हैं उसको बाद में उसी जमीन में गड़ा दिया जाता है। उसमें आप डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं, जैविक डिकम्पोजर, ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। क्योंकि जमीन में कार्बन का परसेंटेज बहुत जरूरी है। यदि आपकी जमीन में कार्बन का परसेंटेज कम है तो आपकी फसल उतनी हेल्दी नहीं होगी, उसके फ्रूट्स भी उतने हेल्दी नहीं होंगे। ये जो पद्धति थी, ये तो उन्होंने, जो हमारे पूर्वज करते थे उस पद्धति को लिया, फिर उन्होंने कुछ पद्धति अपनी भी डेवलप करी। इसमें से एक पद्धति है इनकी मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है, इनका ये मानना था कि जैसे जो बड़े शहर होते हैं वहां पे जगह की कमी होती है, तो 1,000 स्क्वायर फीट की जगह में यदि हमें 5 परिवारों को रखना है तो हम उसके लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें 5 फ्लैट बना देते हैं, उसमें 5 परिवार रह सकते हैं। इसी प्रकार ये जो खेत होते हैं उसमें 5 लेयर पे खेती करते हैं। एक जमीन, एक ही सीजन, लेकिन उसमें खेती 5 प्रकार की एक साथ होती है। तो उसके क्या फायदे होते हैं कि आपको खेत में जब आप काम करने जा रहे हैं तो पांचों फसल की देखभाल आप एक बार में कर सकते हैं। फिर यदि कोई फसल, आपकी एक या दो फसल खराब हो गई मौसम के कारण, तो सारी फसलें खराब नहीं होती, तो आपको पूरा लॉस नहीं होता है। तीसरा इसका ये बेनिफिट होता है कि जो अलग अलग फसलें होती हैं सबके रेट अलग अलग होते हैं। कोई फसल का रेट यदि कम चल रहा है और किसी का ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो एवरेज अगर देखा जाए तो उन्हें जो सारी फसलें हैं उसका जो रेट मिलता है उससे उन्हें काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। फिर मल्टी क्रॉपिंग पे भी काफी जोर देते हैं। मल्टी क्रॉपिंग में ये होता है कि फसलें जो होती हैं आपस में, जो उन्हें आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है वो आपस में शेयर करती हैं। अगर हम मल्टी क्रॉपिंग नहीं करते हैं, मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो पाती। आज के समय में ज्यादातर किसान मोनोक्रॉपिंग करता है। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक तरह की फसल को लगा रहे हैं। आपने गेहूं लगाया तो 10 साल तक आप गेहूं गेहूं लगा रहे हैं। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है कि अगर एक ही जमीन में आप बार बार एक ही फसल लगाते हैं तो उस जमीन की ताकत कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये मोनोक्रॉपिंग को बोलते हैं कि आप अगर मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो आपको मोनोक्रॉपिंग में ये करना है कि अगर जिस जगह आपने एक बार गेहूं लगाया है तो अगले साल उसी जगह आप चना लगा दें, और जहां आपने चना लगाया था वहां गेहूं लगा दें या सब्जी लगा दें। इससे ये होगा कि आपकी फसल साल दर साल उसकी आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ के मिलेगी आपको। दूसरा ये होता है कि जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो फसल इतनी ज्यादा तादाद में मार्केट में जाती है कि उसके हमारे किसानों को प्राइस नहीं मिलता है। फिर उसे हमें फेंकना पड़ता है, या उसके लिए फिर हमें तमाम तरह के गवर्नमेंट से गुहार लगानी पड़ती है कि हमारे को एमएसपी बढ़ाओ या ये करो। तो मोनोक्रॉपिंग करने से ये समस्या भी सॉल्व होगी। ऐसे कुछ चीजें मैंने वहां पे जाके देखी, क्योंकि ये सेशन जो था वो 2 दिन का था और ये फील्ड मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी फील्ड है और इस पर बहुत सारा काम करना है, तो इतनी जल्दी तो समझ में आने वाली नहीं। लेकिन मोटी मोटी कुछ चीजें समझ में आई कि यदि मेहनत के साथ, किसान मेहनत तो करते हैं, मैं इसमें कोई दो मत नहीं रखता हूँ कि किसान मेहनत नहीं करते हैं। किसान मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ अगर आप उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आपको उसी चीज से रिजल्ट मिलने लगते हैं। केवल मेहनत करने से कभी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर मेहनत करने से रिजल्ट मिल रहा होता तो आज सारे ठेले चलाने वालों को, सारे खंती खोदने वालों को नोबेल पुरस्कार मिल गया होता। मेहनत करने से, मेहनत बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपको कुछ क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी काम है, मैंने अपने जो मेरा जो इतना करियर रहा है उसमें जो भी चीज मैंने की है उसमें मैंने एक चीज देखी है कि जैसा सब कर रहे हैं, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपको सबसे हट के कुछ करना पड़ेगा और उसको कुछ नए एंगल से देखना होगा। और इसमें एक चीज मेरे को बड़ी सरप्राइजिंग लगी जब मैं वहां पे गया, तो वहां पे हम 70 से 80 लोग थे वहां पे। उसमें से हार्डली 8 से 10 लोग एमपी के थे, बाकी कुछ मुंबई से, कुछ पूना से, कुछ दिल्ली से और कुछ आउट ऑफ इंडिया से लोग भी आए थे। और एक सरप्राइजिंग बात थी कि वहां पे किसान केवल 10 से 20% ही थे। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे थे, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई बिजनेसमैन था, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ये कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम खेती करने जा रहे थे और किसी को खेती करनी है आगे जाके, इसलिए वो आए थे। मतलब अब ये जागरूकता का लेवल धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि इसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा,
मैं नहीं बोलता कि ये रातों रात कोई चीज बदल जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ की अब सोच में बदलाव आ रहा है। जो हमारे सोच को जो 100-150 साल तक दूषित किया गया है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सोच को बदलने में। और किसान भी जो हैबिचुअल हो गए हैं, जिस हैबिट पे वो काम कर रहे हैं, उनको भी उस चीज को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं बदलने वाले। आप उनको कितना भी समझाएं, वो नहीं बदलेंगे जब तक आप उनको रिजल्ट ला के नहीं देंगे। मेरा पर्पस भी यही था कि पहले मैं सीख के, अगर मैं कल को खेती करता हूँ और मैं कुछ अच्छा मॉडल तैयार करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट मेरे आसपास के जो किसान हैं उनको तो प्रभावित कर ही सकता हूँ। बहुत दूर के किसानों की बात तो दूर गई, लेकिन आसपास के किसान धीरे करके। और ये मैंने देखा कि ऐसा बहुत से किसान इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आकाश जी ने ही 80,000 लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, और इसमें से 15 से 20,000 लोग जमीन पे काम भी कर रहे हैं। ऐसे ही मैं पालेकर जी को भी फॉलो करता हूँ, उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया है मुझे अभी। उन्होंने तो लाखों किसानों का जीवन परिवर्तित कर दिया है। तो किसानों को थोड़ा सा हट के काम करना होगा। सरकारें कभी, आप सरकारों के भरोसे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है, वो कितना भी कुछ भी कर लें। मैं बोलता हूँ कि आज मान लीजिए एमएसपी का प्राइस, गेहूं का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1800 रुपये मान लीजिए एमएसपी है। अगर उसको 4,000 रुपये कर दिया जाए, तो क्या किसान समृद्ध हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला है। साल 2 साल उसे लगेगा वो समृद्ध हो गया है। फिर जो आप जो बीज का उपयोग कर रहे हैं ना, जो हाइब्रिड बीज का आप उपयोग कर रहे हैं, कल को कंपनी ऐसे बीज बनाएंगी कि आपको और दवाइयों की जरूरत पड़े, आपको और खाद्य तत्वों की जरूरत पड़े। जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो सब आप फिर उन दवाई कंपनियों को दे के जाओगे, उन रासायनिक खाद कंपनियों को दे के जाओगे, और आप उसी जगह पे फिर से खड़े मिलोगे जहां अभी तक खड़े थे। तो इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम जो पद्धति चल रही है इसी पे काम करें, या गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प दे। गवर्नमेंट बहुत सी हेल्प दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बिजली का बिल माफ, ऋण माफ, क्या हो रहा है? उससे कुछ नहीं हो रहा। सोसाइटी बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो कृषि पद्धति आज हम अपना रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। और किसानों को भी ये देखना पड़ेगा, उनके लिए भी एक रिस्क वाली बात है कि वो एकदम से रातों रात सारी चीज नहीं बदल सकते हैं। तो उन्हें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आज मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास अगर 1 एकड़ की खेती है, 1 एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट होता है, तो वो 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक्सपेरिमेंटल ये जो चीजें हैं उसको अपनाए। और जो हमने जहर डाला है सालों से, इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। इसको निकालने में भी 3-4 साल लगेंगे, जब तक हमें क्रॉप में कमी मिलेगी, प्रोडक्शन हमें कम मिलेगा, लेकिन हमें वो कंटिन्यूसली उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने आज उस पर काम नहीं किया, तो हमारी जमीनें इतनी ज्यादा बंजर होती जा रही हैं कि कल मजबूरी में वो जमीन किसी काम की नहीं बचेगी, तो हमें वो खेत की जमीन को बेचना ही पड़ेगा। पंजाब में यही हो रहा है, वहाँ की सारी जमीनें कंडम होती जा रही हैं। जो सबसे उपजाऊ जमीनें मानी जाती थी, आज वहाँ का किसान उन जमीनों को बेचने के लिए मजबूर है। तो मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। आगे तो बहुत सारे मेरे को काम करने हैं इसके ऊपर। जो मेरा मेरा खुद का भी जो काम है, उससे टाइम निकाल के मैं जो भी कर पाता हूँ, और जो भी अभी तक मैंने समझ डेवलप करी है, उसके हिसाब से कुछ एक्सपीरियंस थे, मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें कोई चीज़ मैंने गलत बोली हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद। की शुभकामनाएं। वैसे तो अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन हम सभी का सम्मान करते हैं। तो 2021 का सभी को प्रणाम। पिछला वर्ष बहुत कोरोना की महामारी में गया, और उसका सब कारण हम हमारी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, और जो हमारी पुराने जमाने से जो चली आ रही परंपरा उसको हम तोड़ रहे हैं। जैसे गाय का पालना, जैसा तिवारी जी ने बताया, तो ग्रामीण क्षेत्र में गौपालन से जो खाद बनती थी, वो खाद इतनी अच्छी होती थी, उससे कृषि को फायदा मिलता था। लेकिन हम गाय को हटा दिया, ट्रैक्टर्स ले आए, वो सब जो पाश्चात्य संस्कृति को अपने जो अपनाया उसके कारण। और ये दवाइयां भी जो आप और सभी ने चर्चा की, दवाइयां मानते नहीं है किसान, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, वायरस लगातार आ रहे हैं और दवाइयां लगातार उसके ऊपर छीटी जा रही है, और वो दवाइयां सबको नुकसान दे रही है, जिसके लिए अपन ये कार्यशाला कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत यही है कि गांव-गांव में गौशाला है, और वो सब चीजें यदि व्यवस्थित रूप से बनती जाएगी, हम गाय का, पशुधन का यदि ध्यान रखेंगे, तो इस समस्या का बहुत बड़ा निदान हो जाएगा। दूसरा, जो अपन देशी खेती से जो खाद से जो बनती है उपज, हम उसका दाम उस किसान को नहीं देते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारे रतलाम क्षेत्र में बालम ककड़ी करके आती है, वो इतनी मीठी और इतनी बढ़िया रहती है, उसमें हरा कलर और बीच में केसरिया कलर रहता है। वो पूरे भारतवर्ष में केवल उसी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे रतलाम के आसपास मिलती है।
जिनने खाई है उसका स्वाद वो जान सकते हैं। जैसे अभी धर्मेंद्र जी के पीछे जो कलर आ रहा है ना, हरा और केसरिया, बिल्कुल उतनी मीठी और इतनी अच्छी ककड़ी, लेकिन इतनी दूर से सिर पे वो तोड़ के लेके आते हैं और उसको 10 रुपए ने 20 रुपए देते हैं, में भी लोग भावताव करते हैं। तो उसको उसका उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तो इस अपनी जो देशी खेती पे लोग नहीं जाएंगे। इसलिए उनका उचित दाम देना मानवता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसके गोद में छोटा सा बच्चा रो रहा है, वो महिला इतनी दूर से चल के बस में, ट्रेन में वो ककड़ी का पूरा गट्ठर अपने सर पे लेके आती है और उसको भी लोग लूट लेते हैं। मेरा तो ये कहूंगा लूटना ही शब्द उसमें उचित होगा, कि वो 20 रुपए ने 30 रुपए, क्योंकि उसको मालूम है कि ये रात को नहीं बिकेगी तो कम भाव में बेच के जाएगी। तो मानवता भी मर जाती है, मानते नहीं है लोग। और ऐसा कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आता। हम ऐसे किसानों का उद्धार कैसे कर पाएंगे? इसलिए थोड़ा सा मानवता दिखाते हुए उस उपज का यदि सही मूल्य हम देंगे तो निश्चित आज जो अपना ये कार्यशाला है, ये जो अपन कर रहे हैं, उनको यदि सही दाम मिल जाएगा तो वो निश्चित देशी खेती की ओर जाएंगी। गाय का भी पालन करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि गाय से दूध मिल जाता है, गोबर से उनको खेती हो जाती है, मरने के बाद भी चमड़ा मिलता है, चमड़ा बिकता है, उसका मतलब सदुपयोग पूरा हो, पर करने वाले चाहिए। इसलिए वापस हम हमारी संस्कृति के गौरवशाली इतिहास की ओर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो, यही शुभकामनाएं। इस वर्ष में हम निश्चित कुछ करके दिखाएंगे। जय हिंद। के बीज बेचने वाले होते हैं या दवाई बेचने वाले होते हैं? तो आपकी बात अंकित जी बहुत सटीक रही इस मामले में कि हाँ, हमें कम्युनिकेशन गैप हटाना चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए। चूंकि आप कार्यक्रम से वहां तक पहुंचे हैं और अपनी निष्ठा पूरी रखते हैं, आप यंग हैं, बहुत लंबा जीवन आपके सामने है। ये मिशन अगर आपके जैसे व्यक्ति लोगों के हाथ में रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे मुकाम पे हम पहुंचने वाले हैं। तो सबको मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सबका कि उन्होंने बड़े मनोयोग से अपनी अपनी बातें रखी है, अपनी बात कही है और ऐसे अपने अच्छे विचार देते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।